है कि आप लोग लेक्चर्स को देखते हो यूट्यूब से? यस सर। देखते हो पक्का? नहीं देखते हो, क्योंकि जब क्लास जाती है तो उसके ऊपर रिव्यूज थे, मुझे लास्ट याद है सिर्फ 13 व्यूज थे, जबकि आप बच्चे हो टोटल 17। सर देखते हैं रिव्यूज है 13। सर, मैंने 3 फोनों से देख रखे हैं। अच्छा, दीदी के, पापा के और अपने। बताओ बताओ बताओ। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। यस सर। एक तो जैसा कि आप जानते हो बेटा कि हम मोशन के ऊपर बात कर रहे थे, मोशन का सिलेबस आप सब जानते हो, कुछ चीजें रिकॉल करेंगे, ठीक है, जरूरी है, और रिकॉल करने के साथ साथ आगे भी बहुत सारी चीजें आज पढ़ेंगे। तो मोशन आप सब जानते हो क्या होता है कि मोशन रिफर्स टू अ कंटिन्यूअस चेंज, है ना। जब भी किसी पोजीशन में कंटिन्यूअस चेंज होता है किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन में, अगर एक कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है बेटा तो हम क्या बोलेंगे कि बॉडी के अंदर मोशन है ना। और आप जानते हो कि ये मोशन की सबसे बड़ी रीजन क्या है? मोशन का सबसे बड़ा रीजन है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जब तक फोर्स आप नहीं अप्लाई करोगे बेटा मोशन नहीं हो सकती, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। और मोशन को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना जरूरी था, जैसे वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सीलरेशन है ना, डिस्प्लेसमेंट है, ये सारी की सारी बातें आपको, डिस्टेंस है, ये सब पता होनी जरूरी है, तभी आप मोशन की टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक डायग्राम था मोशन वाला, ठीक है, जिसमें मेट्रो के अंदर जो आप देख रहे हो ये मेट्रो यहाँ पे चलती है, तो ये उसका डायग्राम लिया हुआ है। या फिर अगर आप देखो तो ये एक स्क्विरल है जो मूवमेंट कर रही है, तो ये इसका मूवमेंट बता रहा है कि ये इसकी जो बॉडी है वो मोशन में होगी। क्यों? क्योंकि जब ये, अगर मैं बात करूं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे थी, मान लीजिए कि जब ये पहले रुकी हुई होगी कहीं पे, तो मान लो कि यहाँ पे रेड पेन दिख रहा है आप लोग को, मान लो कि ये इस पॉइंट पे होगी बेटा, ठीक है, तो इस पॉइंट पे तो नॉर्मल स्टेशनरी कंडीशन में थी, फिर इसके मन में एकदम से आया कि मुझे भागना है, तो भागी, तो फिर ये उठी होगी, तो जब उठी होगी तो पहले यहाँ पर आई होगी, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर फाइनली उसको आपको ये पोजीशन आपको दिख रहा होगा। और बेसिकली इसकी जो स्क्विरल की जो एक मोशन होती है, आप कह सकते हो ये कुछ हद तक प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, ठीक है। आगे चल के आप पढ़ोगे इसको, हालांकि आगे चल के मतलब 11th-12th में जब आप आओगे तब आपको वहाँ पे चीजें पढ़ाई जाएंगी कि प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कभी एक पर्सन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लो ये पर्सन है, इस पर्सन ने क्या करा बेटा, इस पर्सन के हाथ में ना एक पत्थर था, फॉर एग्जांपल एक स्टोन था, इसने एक स्टोन को जोर से फेंका। जब स्टोन जोर से फेंकेंगे ना तो कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करता है कि नहीं करता? मान लीजिए एकदम से पत्थर को फेंके, तो जब पत्थर फेंकेंगे तो ये उठ के ऐसे जाके नीचे गिरेगा, तो यही होती है इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप देखो यहाँ पर आप स्क्विरल की पोजीशन भी ऐसे ही कुछ देख पा रहे हो, मतलब ये जो जैसे हमारा प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर देखा होगा जिससे एंगल मेजर करते हैं, है ना, तो बेटा इस तरह की अगर कभी मोशन होती है तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यहाँ पे रेंज बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, स्क्रीन मतलब स्क्रीन में सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, क्या? वो फर्स्ट लाइन, फर्स्ट शीट नहीं है, साइंस बाय केतन सर। अच्छा सर वही दिख रही है। तो आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताई? सर मेरे को लगा मेरे नेट में प्रॉब्लम है, मैंने देखा मेरा सही है। यस सर। अब देखी? यस सर अब दिखी। यस सर दिखी। अच्छा अच्छा, अरे शिट, चलो फिर से बताते हैं, कोई नहीं। मैं कह रहा स्क्वायरल कहाँ पर है, स्क्वायरल कहाँ पर है। चलो कोई नहीं, मैं फिर से बताता हूँ, 1 मिनट को। क्या क्या चीजें हो जाती हैं कभी कभी। अब दिख रही है आपको स्क्वायरल? यस सर। यस सर। देखो बेटा, जब ये मैं बस यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जब भी ये मूवमेंट हुआ होगा इसका स्क्वायरल का, तो स्क्वायरल कैसे मूव करी होगी। तो अगर हम स्क्वायरल की बात करें मूवमेंट की, तो सबसे पहले वो इनिशियली इस पोजीशन पे रही होगी। जो आपको रेड वाला पेन दिख रहा है, या मैं आज को चलो ग्रीन कर देता हूँ, या आपको ग्रीन पेन दिख रहा है, ये ग्रीन वाली मोशन इसकी सबसे पहले यहाँ रही होगी, मतलब ये ऐसे रही होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये थोड़ी सी ऊपर उठी होगी, क्योंकि इसको एकदम से मन में आया कि चलो भागते हैं, या हो सकता है इसको कुछ आगे मिला हो, तो इसका मन में एकदम से आया कि चलो चलते हैं, मोशन करते हैं, तो यहाँ पर आई, फिर ये उछली तो फिर यहाँ आई होगी, फिर किसी पोजीशन पे यहाँ होगी, फिर ऐसे आते आते फाइनली ये फिर से इसके देख रहे हो, ये इसके जो आप देख रहे हो जॉज वगैरह, ये सब यहाँ पे सीधा आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे ही ये पूरा मोशन करेगी, तो ये जो आपको मोशन दिख रहा है, ये कुछ आपको ऐसी मोशन दिखी, लाइक ऐसी, तो बेटा इसी मोशन का दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, ठीक है। सर किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं?
ये जो मोशन कर रही है, ये जो जिस तरह की शेप वाली मोशन हुई ना, अगर रेनबो वाली शेप, हाँ, अगर अगर मान लो कभी भी कोई मोशन हो रही है वो रेनबो शेप में हो रही है, या फिर कह लीजिए वो प्रोटेक्टर की शेप में हो रही है। ऐसे प्रोटेक्टर होता ना हमारे पास, जिससे हम लोग एंगल मेजर करते थे, याद है प्रोटेक्टर से? हाँ, तो ये जब शेप होती है तो इसको बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक और शेप बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कि एक पर्सन है, ठीक है, मान लो ये अनुज है, अनुज को पता नहीं क्या है, अनुज ने पत्थर उठा लिया और उन्होंने पत्थर एकदम से फेंक दिया, देखने के लिए कि पत्थर जब फेंकेंगे तो पत्थर कैसी मोशन करता है या स्टोन कैसी मोशन करता है। तो फिर अनुज ने ये चीज देखी कि जब पत्थर को फेंका, मान लो मैं पत्थर को ऐसे फेंक रहा हूँ, अगर पत्थर को ऐसे फेंका मैंने, तो ये ऐसे मूव करते करते पत्थर ऊपर जाएगा, एक टाइम आएगा जब ये अपनी मैक्सिमम रेंज पे होगा, और उसके बाद फिर से इसमें डिक्लिनेशन शुरू हो जाएगा और फिर पत्थर आके अपनी स्टेशनरी कंडीशन में आ जाएगा। तो ये भी बेटा कुछ वैसी मोशन आपको दिख रही है, तो ये भी एक तरह की प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। तो मोशंस तो कई तरह की हो सकती हैं, ठीक है, और लेकिन हमारे सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि हमारे सिलेबस में टाइप्स ऑफ मोशन हमें नहीं पढ़ना, वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। बट फिर भी ये डायग्राम था मोशन का, तो बस मैंने आपको इसलिए समझाने की कोशिश करी है, बाकी और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी चीजें चेंज हो रही हैं ये स्लाइड्स में। अब आपको, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन आपको साथ में पढ़ाने वाला हूँ, तो कुछ चीजें आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी। ये बिल्कुल मत सोचना कि अब आपका पुराना वाला नहीं, अब से जो क्लास है वो बिल्कुल नहीं है, इससे पहले आपने ये चीजें नहीं पढ़ी मेरे से, ठीक है। चलिए, तो अगर हम मोशन को और लॉज ऑफ मोशंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स के बारे में जानना जरूरी है। जैसे अगर आप बात करें, सबसे पहला है कि फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स, कि सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि फोर्स क्या है। बिकॉज आप जानते हो बेटा कि अगर कभी मोशन हो रही है तो मोशन को कराने वाला जो मेन रिस्पॉन्सिबल एक फैक्टर है वो कौन है? फोर्स है। बिकॉज अगर फोर्स नहीं है तो फिर मोशन नहीं होगी, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज आपको और अच्छे से बताता हूँ, अगर कभी मान लीजिए कि कोई ब्लॉक है, मान लो ऐसे, ठीक है, कोई अगर ये ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक को अगर आप मान लो ये टेबल पे रखा हुआ था, लेट्स से ये टेबल है नीचे, तो अगर आप इस टेबल के ऊपर यहाँ पर इसको फोर्स लगाते हो उस ब्लॉक के ऊपर बेटा ऐसे, तो ये आप जानते हो कि ब्लॉक कहाँ जाएगा? आगे की तरफ सरकेगा, है ना, आगे की तरफ सरकेगा। लेकिन अगर ये आगे की तरफ सरक जाता है तो चीज समझ में आती है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि आगे की तरफ ना जाए बिल्कुल भी? मतलब मैं फोर्स लगा रहा हूँ बट ये ना जाए। देखो जैसे सामने बोर्ड दिख रहा है आपको मेरे, मैंने उंगली से इस बोर्ड को पुश किया, क्या दीवार आगे चली जाएगी? ये बोर्ड आगे चला जाएगा? फोर्स नहीं। तो ऐसा क्या हो गया कि फोर्स के एप्लीकेशन के बाद भी मोशन नहीं है? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी है कि अगर बेटा मोशन करानी है तो मोशन के लिए फोर्स चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने फोर्स लगा दिया तो ऑब्जेक्ट आपका मोशन में आ ही जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि जो ब्लॉक है या ये जो वॉल है उसका इतना ज्यादा वेट है, या वो फोर्स उतना मैग्नीट्यूड का नहीं है कि वो उसको हिला पाए। अगर फोर्स उस मैग्नीट्यूड का हो जाएगा तभी वो बॉडी मूव कर पाएगी ना आगे। बुलडोजर, सिंपल सी बात है। अगर मैं एक हाथी को ऐसे उंगली मारूं तो क्या हाथी आगे चला जाएगा? ऑफ कोर्स नहीं, है ना। अब बुलडोजर एक ट्रेन है, ट्रेन को मैं अगर ट्रेन की कोच को ऐसे करूं कि ट्रेन का कोच गिर जाएगा सामने पटरी के उधर जाकर? ऑफ कोर्स नहीं। तो ऐसा क्या था? फोर्स तो था लेकिन उतना मैग्नीट्यूड नहीं था कि बेटा ब्लॉक को हिला पाए, है ना। समझ में आ रही है सब चीजें? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आगे चल के हम जब बात करेंगे तो याद रखिएगा बेटा, कभी भी किसी बॉडी का जो वेट होता है, कभी भी किसी बॉडी का जो वेट होता है बेटा, वो हमेशा कहाँ पर लगता है बताइए? हमेशा नीचे की तरफ। याद रखना, बॉडी का जो वेट होता है बेटा वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। सर वेटिंग मशीन से जब तोलते हैं तो खड़े होते हैं। ये देखो, तो जो बॉडी का वेट है बेटा वो हमेशा डाउनवर्ड्स लगेगा, वो भी एकदम 90 डिग्री पे लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? W। और जब ये जो W आप देख रहे हो बेटा, ये W इक्वल्स टू mg है, ठीक है। ये W क्यों लग रहा है? बिकॉज अर्थ आपके मास को, देखो आपके अंदर तो सिर्फ m है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे अंदर सिर्फ m है। m क्या था? मास, है ना। यानी कि जो आप अमाउंट कंटेन कर रहे हो वही क्या है? मास है, ठीक है। लेकिन मास के साथ साथ क्योंकि मुझे अर्थ खींच रही है तो उसने मुझे g भी दे दिया, ठीक है। तो W इक्वल्स टू mg पूरा बन गया, तो वो मेरा वेट है। क्लियर हो गया? लेकिन आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि इस दुनिया में हर चीज जो है बेटा वो बैलेंस हो रही है। हर चीज क्या हो रही है? बैलेंस। मान लीजिए कि अगर मैं इस समय आपको टेबल पे, ठीक है, अपना मैंने लैपटॉप रखा हुआ है, मैं चेयर पे इसमें बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मेरा लैपटॉप ये एकदम स्टेशनरी कंडीशन में है तो इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, लग रहा है, लेकिन क्योंकि अगर फोर्स है तो ऑब्जेक्ट मोशन में होना चाहिए। लेकिन मेरा लैपटॉप कहीं हिल नहीं रहा, कहीं भाग नहीं रहा,
मेरा ये माउस है, ये माउस मैंने ऐसे ऐसे कैसे रखा हुआ है, क्या कोई फोर्स नहीं है इस पे, स्टिल ये स्टेशनरी है। तो इन सब चीजों से क्या समझ में आता है? बैलेंस फोर्स। जी, बैलेंस फोर्स, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको सेकंड चीज पढ़नी थी, बैलेंस फोर्सेस। क्योंकि अगर मैंने इस माउस को, जो आपको माउस दिख रहा है मेरे हाथ में, अगर मैंने इस माउस को अपने हाथ पे ऐसे रख दिया तो अब ये माउस नहीं हिल रहा, बिकॉज ये माउस जो है ये अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस फोर्सेस है। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर बैलेंस फोर्सेस है। क्लियर हो गया? अब वो बैलेंस फोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। वो फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकता है, वो उसके बॉडी के वेट को मैनेज करने वाली एक नॉर्मल रिएक्शन भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। देखो बेटा, जब भी आपके पास वेट बेटा नीचे की तरफ लगेगा, इस बात में मेरे ख्याल आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। वेट हमेशा कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड्स, ठीक है, 90 डिग्री डाउनवर्ड्स। और याद रखिएगा बेटा, वेट के ठीक ऊपर 90 डिग्री में एक रिएक्शन लगती है, उसको हमेशा क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं, ठीक है। याद रखो, क्योंकि ये हमेशा ऊपर लगती है, नॉर्थ डायरेक्शन में लगती है, इसलिए हम इसको नाम भी एन दे देते हैं। बट इट इज अ टाइप ऑफ अ फोर्स ऑल्सो। और इसको क्या बोल रहे हैं बेटा? हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोल रहे हैं। नॉर्मल है ये, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री जो इसके, और अगर हम किसके, ये सरफेस के 90 डिग्री, याद रखना। और अगर आप फोर्स की बात करोगे तो फोर्स के जस्ट 180 डिग्री या ऑपोजिट। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम बेटा? इसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये एक बार समझ नहीं आया, फिर से रिपीट करना। देखो, हमने आपको बोला कि अगर बॉडी वेट लगा रही है, ठीक है, बॉडी क्या लगा रही है? वेट लगा रही है, तो हमारा जो बॉडी है वो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन स्टिल जो है हम जो है अपनी नॉर्मल कंडीशन पे खड़े हुए हैं। तो हम अगर अपनी नॉर्मल कंडीशन पे खड़े हुए हैं बेटा, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हमारी बॉडी के ठीक बीच से ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिएक्शन। ये एक इनविजिबल फोर्स है, ये आप देख नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ये लग क्यों रहा है? क्योंकि अगर मैं खड़ा हूं, देखो मैं आपको एक नॉर्मल चीज बताता हूँ। मान लो आप सभी को दिख रहा है, मान लीजिए इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो बेटा अगर मैं खड़ा हुआ हूँ इस समय, तो मेरी बॉडी का वेट कहाँ जा रहा है? नीचे लग रहा है। लेकिन अगर मैं बैलेंस्ड हूँ अभी भी, तो मेरी बॉडी के वेट को कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा ना, बताओ। तो उसी को बैलेंस करने वाली जो रिएक्शन है वो मेरे ठीक बॉडी के अंदर से जा रही है और मेरे बिल्कुल ऊपर से निकल के जा रही है। वो फोर्स आपको दिखेगा नहीं, उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? बताइए। उसी को बेटा हम बोल रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अभी क्लियर है? ठीक है, धीरे धीरे समझोगे, डोंट वरी। बस ये थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है, धीरे धीरे समझो, डोंट वरी। चलो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो अब जब हमने ये देखा कि बेटा अगर कभी भी हमें बॉडी को मोशन में लेकर आना है, तो मोशन के लिए क्या जरूरत है? अगर देखो सिंपल सी बात समझो कि अगर कभी किसी बॉडी को मोशन में देख लेना, अगर किसी कभी बॉडी को मोशन में देख लेना, तो बेटा वहां से क्या बात पता लगेगी? मोशन में अगर कोई बॉडी है तो किसकी वजह से है? सर नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ फोर्स है, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा क्या? इस बात की गारंटी है? नो सर। नो सर। नहीं। फिर सुनो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कभी कोई ऑब्जेक्ट आप मोशन में देखते हो, तो इस बात की गारंटी है कि कोई ना कोई फोर्स जरूर रहा होगा जिसने उसको मोशन में लेकर आया, वो उस बॉडी को या उस ऑब्जेक्ट को। लेकिन अगर कभी मेरे पास सिर्फ फोर्स है, तो इस बात की बेटा कोई गारंटी नहीं है कि मोशन भी हो सकती है। डिपेंड करेगा फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर कि वो कितना है। वो उतना है कि वो उसको चला दे कि ना चला दे। हिला सके। सब बातें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। यस सर, हो रही है। यहीं से हमने एक बात सीखी कि अगर कभी कोई चीज रुकी हुई है, देखिए अगर कभी मोशन में नहीं है कोई ऑब्जेक्ट, जैसे अगर ये आपको इस समय माउस दिख रहा है, तो अगर ये माउस इस समय मोशन में नहीं है, तो मतलब ये इसके ऊपर फोर्स तो अभी भी लगाया मैंने। देखो मैं इसके ऊपर अभी भी फोर्स लगा रहा हूँ, है ना, मैंने इसके ऊपर अभी फोर्स लगाया, लेकिन ये माउस चला गया अपनी पोजीशन से? ऑफ कोर्स नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि जो मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ बेटा, उसको कोई दूसरा फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी मोशन बेटा, जब भी मोशन नहीं हो रही, अगर मोशन नहीं हो रही अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अप्लाइड, बट फिर भी फोर्स लगाया जा रहा था लेकिन मोशन नहीं हो रही थी, तो बेटा वो किसकी वजह से होगी? उसमें कौन सा फोर्स होगा? उसमें बैलेंस फोर्सेस होंगे। मतलब फोर्स तो लग रहा है लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि बॉडी ने बैलेंस कर रखी है चीजों को। वो बैलेंसिंग कौन कर रहा है? बैलेंस फोर्सेस कर रहे हैं। फोर्स अब एग्जांपल दूंगा आपको सारी, डोंट वरी। लेकिन अनबैलेंस फोर्सेस का मतलब, अगर मैंने बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्सेस लगा दिए तो बॉडी मूव कर जाएगी ऑफ कोर्स। आप खुद सोचो, मान लीजिए कि अनुज है,
अनुज के हाथ में मैंने एक रस्सी दे दी, ठीक है, और मैं यहाँ से खुद अपनी रस्सी पकड़ी हुई है मैंने। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम रस्सी को खींचेंगे तो जब रस्सी को खींचेंगे तो अनुज मुझे ले जाएगा अपने पास कि मैं अनुज को अपने पास ले आऊंगा? ऑफ कोर्स मैं अनुज को अपने पास लाऊंगा, बिकॉज मैं उससे थोड़ा सा ज्यादा मैं कह सकता हूँ कि मेरी बॉडी में ताकत होगी। अब ये नहीं पता अनुज कहीं घसीट के ले जाए तो मैं कह नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि हम दोनों में से कोई एक ज्यादा ताकतवर है, तो ऑफ कोर्स वहां पे कोई ना कोई दूसरा पर्सन एक दूसरे की तरफ जाएगा। तो अगर जाएगा तो मतलब फोर्सेस बैलेंस नहीं हुए। Yes, sir. क्लियर हुई चीज? चलो अब मैं आपको यहीं से उठा के लेके चलता हूँ। अभी हम इन तीनों पे बात नहीं कर रहे, ठीक है, इन तीनों पे बात नहीं कर रहे, भी आगे चल के आएंगे वापस। देखो ये आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये है, इसका नाम है यश, ठीक है, और ये आ गए अपनी दशमी। मान लो अब यश और दशमी के बीच में एक बढ़िया सा गेम हो रहा है, ठीक है, और इनके बीच में एक ये रस्सी है, यानी कि रोप है। तो अब जब ये रोप है तो यश यहाँ से खींच रहे हैं, दशमी यहाँ से खींच रही है, ठीक है। अब जब हुआ तो कुछ भी मतलब फर्क नहीं पड़ रहा। देखो ये जब खींचेगा, आपको देखो जब मैं खींचूंगा तो मैं रस्सी को अपनी तरफ खींचूंगा ना, आप खुद बताइए। हाँ, तो अगर अपनी तरफ खींचूंगा तो बेटा ये यश जो है, यश की तरफ जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा? यश की तरफ होगा, क्योंकि रस्सी यश की तरफ खींची जा रही है, यश खींच रहा उसको। लेकिन जब दशमी खींच रही है रस्सी को तो दशमी अपनी तरफ खींचेंगे। समझ में आ रहा है? तो देखो एक फोर्स बेटा इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, ये बातें समझ में आ रही हैं? और Yes, इन sir. दोनों ही फोर्सेस के एप्लीकेशन के अंडर में हुआ क्या कि बेटा रस्सी वैसे की वैसे ही है, ना तो ये खींच पाए ना तो ये खींच पाए। तो यहाँ यानी कि दोनों फोर्सेस का बेटा जो रिजल्टेंट है वो क्या है? जीरो है। मतलब कि अगर बेटा यश ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बेटा फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, है ना। एक भाई साहब थे न्यूटन जी, अभी आप पढ़ोगे उनको आगे, ठीक है। न्यूटन वगैरह पढ़ेंगे ना, न्यूटन वगैरह आगे पढ़ेंगे, हाँ पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स जरूर पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। देखो ये छोटू अपना, ठीक है, बाल देख रहे हो? इतनी सारी चीजें फिजिक्स में निकाल देंगे तो बाल तो इलेक्ट्रिसिटी तो सप्लाई हो जाएगी बालों में। इनके अल्बर्ट आइंस्टाइन के सब कैसे बाल थे? हाँ इनके सब कैसे थे। हमें लगता है उस समय ऐसा कोई कल्चर वल्चर चलता होगा करली हेयर का, तो अलग कर लेते थे, है ना। ये एक जना कह रहा है बार्बर नहीं होगा। सही बात है। तो आइजैक न्यूटन 1643 से 1727, ठीक है, बहुत ही महान शख्सियत। लगभग 84 साल इन्होंने अपने जीवन के जो है फिजिक्स में दिए, और पता नहीं क्या क्या चीजें इन्होंने निकाल दी। सच में मान के चलिए कि अगर न्यूटन नहीं होते तो आज हम फिजिक्स की जितनी क्लैरिटी है, या अगर आइंस्टीन नहीं होते तो आज फिजिक्स की जितने भी कंसेप्ट्स की क्लैरिटी है शायद वो बहुत टाइम के बाद आती। सर शायद ये वही है जिनने मतलब ये जो बाल्टी में मग्गा ऊपर आ रहा था, उनने वो ग्रेविटी के ऊपर, ग्रेविटी कह रहा हूँ अपने कॉलेज एग्जांपल सुना है? यस सर, एप्पल वाला सुना है, वो मैं बाल्टी वाला कह रहा हूँ। मेरे पास अगर मैं गलत नहीं तो ये देखो, ये न्यूटन भाई साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये एप्पल का पेड़ है, और यहाँ से एक ये वाला जो एप्पल था ये इनके, ठीक है, समझ जाओ अब। बस फिर वहीं से इनको पता नहीं क्या कौन सी आत्मा इनके अंदर आ गई, और फिर ले धड़ाधड़ लॉस पे लॉस, ठीक है, और आज बच्चे परेशान होते हैं। तो एक बार ऐसे ही मजाक चल रहा था, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तो यही चीज मैंने एग्जांपल ली थी कि न्यूटन के सर पे ना सेब गिरा तो उसने सारे लॉस दे दिए। तो फिर मजाक में एक बच्चा कह रहा पेड़ क्यों नहीं गिरा? हाँ, सामने से ये रिएक्शन आया था कि सर एप्पल ही क्यों गिरा, पूरा का पूरा पेड़ गिर जाता। सर आपने फर्स्ट क्लास में ही बोला था। हाँ, तो वही चीज है। चलिए क्या वापस आते हैं बस। चलो बेटा वापस आ रहे हैं। तो आप देखो ये जो रिजल्टेंट था बेटा ये जीरो था। कि रिजल्टेंट जीरो कैसे हुआ उसको सुनिए प्लीज ध्यान से। बेटा अगर मैं मानूं कि यश ने F = 10 न्यूटन का बेटा फोर्स लगाया, ठीक है, F = 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बेटा किस डायरेक्शन में लगाया? इस वाली। बेटा किस मानोगे इस वाली डायरेक्शन में लगा रहे हैं, मतलब यश अपनी तरफ लगा रहा है, मानोगे? दशमी की बात करते हैं, म्यूट करो सारे। चलो जब कभी बोलना ना तब फिर अनम्यूट करके बोलना आप लोग। चलो आगे बात करते हैं। तो जब बेटा दशमी फोर्स लगाएंगी तो दशमी भी अगर बैलेंस करना चाहती है इस रोप को, और वो चाहती है दशमी की यश बिल्कुल भी रोप को अपनी तरफ ना लेकर जा पाए, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हमें रस्सी को बीच में रखना है तो हमें कितना फोर्स दशमी को भी लगाना पड़ेगा? बताओ, दशमी कितना फोर्स लगाएंगी?
10 न्यूटन 10 10 न्यूटन न्यूटन से लगाएंगे। लेकिन अब आप एक बात मुझे ये बता दो, अगर दशमी देखो यश बेटा किस डायरेक्शन में खींच रहा है, इस वाली, और अगर कहीं दशमी ने भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, फिर तो मजा ही आ जाएगी। फिर तो यश कहेगा मैं लगाई क्यों रहा हूँ, रस्सी तो खुद मेरे पास चल के आ रही है ना, वो भी दशमी लेकर आ रही है। तो अगर दशमी को रोकना है इस रोप को, तो ऑब्वियस सी बात है ये 10 न्यूटन का फोर्स तो दशमी को लगाना पड़ेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये बात समझ में आई कि ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब दशमी अपनी तरफ लगाएगी फोर्स को। अच्छा, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है तो इससे एक बात और पता लगी कि अगर यश की डायरेक्शन को मैं प्लस ले लूं तो दशमी की डायरेक्शन को मुझे फोर्स के माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑपोजिट हो गई। या अगर आप दशमी को प्लस लेते हो तो फिर यश को आपको माइनस लेना पड़ेगा। दोनों की डायरेक्शन आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है इससे साइन भी चेंज करने पड़ेंगे। ये बात समझ में आई? अब आप देखो बेटा, अगर हम क्या करें F1 और भाई जो नेट फोर्स होता है, जो F नेट होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो F नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? अगर हम बेटा यहाँ पे F नेट की बात करें, यहाँ पर लिखता हूँ देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पर बेटा नेट फोर्स की बात करेंगे तो नेट फोर्स का मतलब हो गया F1 प्लस F2, यानी कि अगर मैं दोनों फोर्सेस को ऐड ऑन कर दूं तो बेटा मुझे रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर मुझे रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी तो वही रिजल्टेंट फोर्स इस बात को बताएगा कि मेरी मोशन जो है वो होगी या नहीं होगी, और अगर मेरी मोशन हो रही है तो वो किस डायरेक्शन में होगी, वो यश वाली डायरेक्शन में होगी या फिर वो दशमी वाली डायरेक्शन में होगी। तो इसको बताने वाला कौन? इसको बताने वाला रिजल्टेंट। यही रीजन है कि मोशन जब जब होगी बेटा, जब जब अंडर द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस मोशन इज गोइंग ऑन और मोशन इज इन द पिक्चर, इन दैट केस वी आर वेरी मच कंसर्न्ड विद द रिजल्टेंट फोर्सेस कमिंग थ्रू द फोर्सेस। आपको जो हमें रिजल्टेंट फोर्स की बात हो रही है उसको हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। इसीलिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेटा देखो F1 की जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, F1 की वैल्यू है यहाँ पे प्लस 10 न्यूटन जो कि यश ने लगाया, लेकिन F2 की वैल्यू जो दशमी ने लगाई वो कितनी है, माइनस 10 न्यूटन है। और बेटा इस 10 से ये 10 गुजर गया, दोनों आपस में माइनस, तो बेटा नेट फोर्स क्या निकल के आया? 0 न्यूटन। तो अगर नेट फोर्स 0 न्यूटन है तो नेट फोर्स को तो हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट बोलते हैं। और इससे जब रिजल्टेंट 0 तो बेटा रस्सी वहीं के वहीं खड़ी हुई है, रस्सी में कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा। अभी क्लियर है चीजें? यस सर। बेटा जब मूवमेंट नहीं हो रहा तो मैं क्या बोलूंगा, मोशन हो रही है कि नहीं हो रही है? सर नहीं हो रहा मोशन। मोशन नहीं हो रही है। और अगर मोशन नहीं हो रही है तो फोर्सेस कौन से सामने आए, बैलेंस्ड कि अनबैलेंस्ड? सर बैलेंस्ड। बैलेंस फोर्सेस। और बैलेंस फोर्सेस होने के बावजूद भी फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन? सर ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या ये सारी बातें क्लियर हैं आपको? यस सर। यस सर। अच्छे से बेटा। सिद्धप्रीत समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके अरमान बेटा? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जो मैंने अभी आपको जस्ट एग्जांपल दिया बेटा, वही सेम एग्जांपल आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखें इसको तो इसमें भी क्या हो रहा है बेटा, इसमें दो एलिफेंट्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है? और ये जो दो एलिफेंट्स आप देख पा रहे हो, इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यहाँ पर ये हो जाएगी कि भाई एक एलिफेंट जो आप देख रहे हो वो 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, वो भी इस दूसरा भी, ठीक है? क्या क्या कह रहे हो बेटा? कह रहा है दोनों एलिफेंट सेम फोर्स लगा रहे हैं। हाँ वो तो ठीक है, बट इस बच्चे की आवाज मेरे को प्रॉपर आती क्यों नहीं है अरमान की? अरमान सर हाँ। चलो कोई नहीं। तो बेटा ये 200 न्यूटन यहाँ लग रहा है, 200 न्यूटन यहाँ लग रहा है। अब आप देखो, अगर ये जो आपको वुडन ब्लॉक दिख रहा है, ये जो लकड़ी का एक ब्लॉक है वुडन ब्लॉक, अगर ये वुडन ब्लॉक बेटा यहाँ पर इस समय अगर कैसा है, स्टेशनरी कंडीशन में है या ये बैलेंस कंडीशन में, तो मतलब ये फोर्सेस क्या होंगे दोनों एलिफेंट्स के? बैलेंस होंगे। बेटा ये नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। कैसे भाई? F नेट की वैल्यू अभी भी क्या होगी? F1 प्लस F2। ये तो होगा F1 प्लस F2। हाँ जी बोलिए। चलो तो अगर नेट फोर्स की वैल्यू F1 प्लस F2 होगी तो बेटा F1 कितना है? F1 है बेटा प्लस 200 न्यूटन, है ना? और बेटा F2 कितना है? माइनस 200 न्यूटन। क्योंकि अगर ये एलिफेंट इधर जा रहा है तो ये एलिफेंट इधर जा रहा था, तो फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। दोनों को जोड़ दोगे तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0 न्यूटन। क्लियर है? बैलेंस फोर्स का एग्जांपल ये वाला। आगे चलते हैं, एक और देखो। यहाँ पर आपको 3-4 एग्जांपल्स और दिख रहे होंगे बैलेंस फोर्सेस के, ठीक है? लेकिन ये बैलेंस फोर्सेस के एग्जांपल्स आपको समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा
ठीक है, एक बार वो देख लेते हैं। और बेटा ये प्लीज आप लोग ये जो बीच में पेन वगैरह चलाने लगते हो इनको मत चलाया करो, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक ये वाला। अगर हम बात करें सबसे पहले फोर्स, तो पहले फोर्स को पढ़ लेते हैं, फिर बैलेंस अनबैलेंस पे और अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। देखो बेटा फोर्स क्या होता है, अभी आपने देखा कि जब रस्सी को मैं खींच रहा था, रस्सी को जब मैं खींच रहा था, तो जब रस्सी को खींच रहे थे तो हम क्या कर रहे हैं, ये पुलिंग है कि पुशिंग है? पुलिंग। पुलिंग है कि पुशिंग है? दोनों है, दोनों है। सर पुलिंग है। बेटा पुशिंग है कि पुलिंग है ये बताओ। अरे खींचना, रस्सी को खींचते हो ना, खींचना मतलब पुलिंग। सर पुलिंग। पुलिंग है ना, ऑफ कोर्स। पुशिंग कैसे आ गई? हाँ ये क्या है, ये जो मैंने रस्सी वाला केस था उसमें बेटा हम पुलिंग कर रहे थे, लेकिन वहीं पे मान लो कि अगर आपके सामने एक गेट है और आप गेट को धक्का दे रहे हो, धक्का देने का मतलब पुश कर रहे हो, तो बेटा दोनों ही कंडीशन में मूवमेंट होता है ना, पुशिंग हो चाहे पुलिंग हो। हाँ लेकिन ये डिपेंड करेगा कि अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस फोर्सेस हो रही है या फिर अंडर द एक्शन ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस हो रही है, क्योंकि पुलिंग और पुशिंग अगर आप कर रहे हो तो ये तभी निकल के आएगा जब बैलेंस फोर्सेस ना हो के अनबैलेंस फोर्सेस, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पुशिंग और पुलिंग है बस इसी तरह के दो फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो यहीं पे आपको बोल भी दिया कि अ पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड एज फोर्स। अगर कभी आपसे कोई पूछे कि फोर्स क्या होता है तो आप क्या बोलोगे कि अ पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड एज फोर्स। हालांकि फोर्स की और भी बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, बट जो एक सिंपल डेफिनेशन है वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। बॉडी पे जरूरी नहीं है ना? क्या? क्या बोल रहे हो बेटा? यश सर मैं कह रहा हूँ बॉडी पे जरूरी नहीं है ना, किसी भी चीज पे। हाँ, अरे बॉडी किसी भी चीज को ही बॉडी कह रहे हैं बेटा, ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। ओके बॉडी सर। अपनी ह्यूमन बॉडी की बात नहीं हो रही, बॉडी मतलब कोई एक XYZ ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, ये कल को ग्लास है इसको मैं बॉडी कह सकता हूँ, इसको भी ऑब्जेक्ट कह सकता हूँ, चलेगा, ठीक है। बॉडी मींस जनरल एक कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स की बात करते हैं कि फोर्स के आखिरकार कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, और ये जो फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखोगे ये बैलेंस और अनबैलेंस दोनों के लिए सेम रहने वाली, ठीक है। आओ देखते हैं, लिखा हुआ है कि फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, अभी जब एक एलिफेंट जो था वो जब ब्लॉक को खींच रहा था तो वो इस तरफ खींच रहा था, और दूसरा जो एलिफेंट था जब वो ब्लॉक को खींच रहा था वो इस तरफ खींच रहा था, और आपको बताया गया था कि बेटा ये दोनों के दोनों कितने न्यूटन से खींच रहे हैं, 200 न्यूटन। फोर्स की डायरेक्शन भी आपको पता लगे कि यार वो इस डायरेक्शन में खींच रहा है या वो वाला एलिफेंट इस डायरेक्शन में खींच रहा है, और आपको मैग्नीट्यूड भी पता लग गया कि भैया 200 न्यूटन का। तो जब हमारे पास फिजिक्स में कुछ ऐसी क्वांटिटीज आती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ में बेटा डायरेक्शन भी होती है, तो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि वो जो क्वांटिटी है, वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो बेटा वेक्टर क्वांटिटी बात करते हैं। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई कि बेटा अगर कभी भी फोर्स लग रहा है तो फोर्स की एक मैग्नीट्यूड भी होगी और फोर्स किसी ना किसी डायरेक्शन में भी लगेगा, और अगर लगेगा तो मतलब क्या हो गया, वो एक वेक्टर क्वांटिटी। आपको एक दो एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको ये वाला एग्जांपल तो पता लग ही गया है। एक और देखो, मान लो कि क्या हुआ कि ये जो ट्री था, ठीक है, मान लो ये कोई छोटा सा ट्री था, ठीक है, इस तरह से, और इसके ऊपर एक एप्पल लटका हुआ था, मान लो ये एप्पल था, ठीक है, आप भावनाओं को समझिए कि एप्पल ही है ये, ठीक है। तो सर अगर समोसा ये लग रहा एप्पल है। यस सर। तो अजीब सा एप्पल है ना, कोई नहीं। तो जब ये एप्पल है बेटा तो इसको एक फोर्स नीचे खींच रहा है हमेशा, हर एप्पल को एक फोर्स, हर लीव्स को, हर एक एप्पल को नीचे एक फोर्स खींच रहा है, उसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेटा हम ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों कह रहे हैं, फोर्स अगर है तो अर्थ फोर्स खींच रही है सर, अर्थ खींच रही है। नहीं, अर्थ सर खींच तो ग्रेविटी रही है, फोर्स। सर ग्रेविटी खींच रही है। नहीं ग्रेविटी तो खींच रही है बेटा, लेकिन फोर्स क्यों कह रहे हैं, देखो फोर्स के लिए जब हम अगर हम यहाँ पे ये बात करें, चलो फोर्स तो है कि ग्रेविटी खींच रही है, लेकिन ये वेक्टर क्यों है, मैं बस ये पूछ सर रहा हूँ। क्योंकि ये नीचे की तरफ, साउथ की तरफ इसकी डायरेक्शन फिक्स है। जी 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 बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है बेटा वो फिक्स है कि हमेशा डाउनवर्ड्स लगेगी, हमेशा डाउनवर्ड्स लगेगी, ठीक है, और डाउनवर्ड्स लगने के साथ साथ बेटा उसकी वैल्यू भी है 9.8 मीटर पर। सर इसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी आ गई कि डाउनवर्ड्स लगेगा, तो इसलिए ये फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। या कभी कभी फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स में ग्रेविटेशनल पुल की बात हो जाती है, पुल, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, खींच रही है आपको, तो इसलिए ग्रेविटेशनल पुल कह लीजिए या ग्रेविटेशनल फोर्स कह लीजिए, दोनों बातें सेम। क्लियर हुआ ये एग्जांपल? यस सर। ओके, अब देखो बेटा एक और एग्जांपल अच्छा सा आपको बताता हूँ। मान लो कि
भूमिका क्लास में प्रेजेंट है? भूमिका है कि नहीं आज? नो सर। क्या हो गया, आई नहीं आज बेचारी? सर किसी और को बना दो। हेलो, ये एक सर, अच्छा सा कौन प्यारा है? सा बच्चा है, ठीक है? यस सर। अरे कृपया भी रात में कोई डरेगा नहीं सोते समय, ठीक है? ये एक प्यारा सा बच्चा है जी, हो सकता है आपको देख के इससे डर लग रहा हो, लेकिन डरना नहीं कृपया करके। देखिए बेटा, हम क्या करते हैं कि हमने मान लिया कि इस तरह से एक हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है? एक हमारे पास क्या है बेटा? ब्लॉक है। ब्लॉक। तो ब्लॉक के ऊपर हमने इस बच्चे को खड़ा कर दिया। अब जब ये बच्चा खड़ा है तो ऑफ कोर्स इसका जो कांटेक्ट होगा वो इस ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में इसके पैर आएंगे कि नहीं आएंगे? सर आएंगे। सर आएंगे। अब आप एक चीज और भी ये समझेंगे कि जब ये बच्चा अगर इस ब्लॉक के ऊपर चलना शुरू करेगा, मान लो, ठीक है, मान लो ब्लॉक नहीं है, रोड है, नॉर्मल अर्थ मान लो, कोई इशू नहीं है, अगर आप नॉर्मल अर्थ भी मानोगे तो भी चल जाएगा। तो अगर ये बच्चा नॉर्मल अर्थ पे चलना शुरू करता है तो हम यहाँ से क्या बात बोलेंगे बेटा? हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब ये मूव करेगा तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इस डायरेक्शन में। और आपको पता है, हमें जब हम चलते हैं तो हमारा चलना, हमारी जो मोशन है वो किसकी वजह से होती है बेटा? वो न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से होती है। क्या जानते हो आप ये? हम अगर रोड पे चल पाते हैं, हम अगर जमीन पे चल पाते हैं तो न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से चल पाते हैं। समझ में आया? यस सर। कैसे हुआ? अब जरा सर वो उसको थर्ड देखो। लो क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ होता है बेटा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है? हर एक एक्शन के पीछे उसको बैलेंस करने वाला एक रिएक्शन जरूर होगा, ठीक है? अब ये रिएक्शन बैलेंस कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अगर बैलेंस कर दिया तो बॉडी का मोशन रुक जाएगा, और अगर ये बैलेंस नहीं हो पाया तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। नहीं होगा। हाँ, मतलब बॉडी मोशन में आ जाएगी, ठीक है? तो वही है बैलेंस अनबैलेंस, वो तो अब ये समझ लो आपकी जिंदगी का हिस्सा हो गए। जब आज आपने बैलेंस और अनबैलेंस के बारे में बात पढ़ ली तो ये जिंदगी भर आपके साथ रहने वाले हैं। चलो अब देखो हुआ क्या बेटा, जब ये चला, ठीक है, जब ये बच्चा चला तो जब ये चलेगा तो बताओ ये अपने पैरों से इस ब्लॉक को या इस अर्थ को, मुझे ये बताओ, आगे की तरफ धक्का लगाएगा पैरों से या पीछे की तरफ लगाएगा? आप खुद इमेजिन करो, आप चल रहे हो, ठीक है, आप चल रहे हो। जब आप चल रहे हो तो आप अपने जैसे मान लो ये आपके पैर है, आपको इधर जाना है, इस डायरेक्शन जाना है, ध्यान समझना, ये आपके पैर है। तो जब आप चलोगे आगे की तरफ तो पैर से पीछे की तरफ अर्थ को धकेलोगे या आगे की तरफ धकेलोगे? अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार चलने की कोशिश करो, ठीक है? चलो और अपने आप आपको शायद समझ में आ जाएगा कि आप अर्थ को पीछे की तरफ कर रहे हो, पुश कर रहे हो, या आगे की तरफ पुश कर रहे हो? सर पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। कौन कौन चल लिया है? सर मैंने पहले बोला था, मेरा माइक म्यूट था। अच्छा अच्छा, आपका माइक म्यूट था बेटा। ये इसमें प्लीज बताओ किसको किसको डाउट है ये चीज, बताइए। कि जब आप चलते हो तो चलते, आप देखो ये मान लो अर्थ है, अब मुझे चलना है आगे, तो जब मैं ऐसे 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 करके आगे चलूंगा तो देखो मेरी मूवमेंट क्या होगी, पहले मैं पीछे जाऊंगा तब मैं आगे जाऊंगा, समझ में आ रहा है? पहले मैं जैसे अगर मान लो चल रहा हूँ, मुझे चलना है, तो अगर मुझे ऐसे आना है तो मुझे ये देखो ये ऐसे होता है, ये पीछे की तरफ आता है, फिर आगे जाओगे फिर ये पीछे की तरफ आएगा। मतलब आप पीछे की तरफ क्या करते हो? धकेल रहे हैं, फोर्स लगाते हो पीछे की तरफ। और अगर आप पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हो तो बेटा यहीं से सामने एक बहुत प्यारा फोर्स निकल के आता है जो नेगेटिव है नेचर में, जो नेगेटिव है नेचर में, लेकिन उस फोर्स का नाम पता है क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगता है कुछ भी, ये फोर्स लगेगा इधर की तरफ, समझ रहे हो? देखो आपने जो फोर्स लगाया बेटा वो कहाँ लगाया आपने? पीछे की तरफ। अगर मान लें कि हम ऐसे मूव कर रहे हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपने फोर्स लगाया बेटा इधर, यानी कि अर्थ को आपने पीछे की तरफ धकेला है। और अगर अर्थ को आपने पीछे की तरफ धकेला है तो अर्थ भी आपकी तरफ एक इक्वल फोर्स लगाती है, समझ में आ रहा है? अर्थ भी आपकी तरफ एक आगे की तरफ फोर्स लगाएगी। फोर्स न्यूटन। क्या? नेट फोर्स। नेट फोर्स नहीं बेटा, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। यस सर।
ठीक है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये वही फ्रिक्शनल फोर्स है जो आपको कहेगी कि बेटा आगे मत जा। समझ में आ रहा है? ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या बोलेगी? आगे मत जा। आप इसको ऐसे समझो, मान लो कि एक बॉल है, बॉल नहीं, एक फर्श है मान लो नॉर्मल। अगर आप उस बॉल को फेंको फर्श के ऊपर तो एक टाइम आता है जब वो बॉल रुक जाती है, बॉल यस सर, रुक जाती है। तो बॉल के रुकने का मेन रीजन क्या था? बॉल के रुकने का मेन रीजन ये फ्रिक्शनल फोर्स ही था। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं कभी जमीन के ऊपर खड़ा हुआ हूं तो खड़े होने के दौरान भाई मेरे को क्या हो रहा है? देखो ऐसे समझो कि अगर मैं मान लो इस समय खड़ा हुआ हूं, मेरी बॉडी ऐसे नॉर्मल है, मैं खड़ा हुआ हूं, मान लो पंखा चल रहा है, जब फैन चल रहा है तो बेटा मेरी तरफ एक एयर भी तो फोर्स लगा रही होगी। यस सर। एयर मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है, ठीक है। Yes, और तब भी मैं अपनी पोजीशन पे टिका हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि जो सर क्योंकि हमारी बॉडी भी फोर्स लगा रही है। हाँ, क्योंकि मेरे पैरों पे एक फोर्स लग रहा है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है, और वो फ्रिक्शनल फोर्स इतना ज्यादा है कि भाई वो उसको ओवरकम कर ले रहा है। किसको? एयर जो फोर्स मुझे मेरे ऊपर एटमॉस्फेरिक फोर्स, एटमॉस्फेरिक फोर्स, एयर वाला फोर्स, कुछ भी कह लीजिए, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बात Okay, है, ये sir. समझ में आया? तो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ये एक तरह का नेगेटिव फोर्स है। नेगेटिव का मतलब ये चाहेगा कि ये आपको आगे ना बढ़ने दे, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ जाते हो बिकॉज आपका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, ठीक है। और आप चल कैसे पड़ते हो? क्योंकि जब आप पीछे की तरफ एक एक्शन करते हो अर्थ की तरफ, तो उसका सामने ठीक उल्टी डायरेक्शन में रिएक्शन अर्थ की तरफ करती है। इसीलिए जब आप पैरों से पीछे की तरफ जब जमीन को धक्का देते हो तो आप जाते आगे की तरफ। समझ में आ रहा है? जब आप Yes, धक्का sir. पीछे की तरफ दे रहे हो तो आप पीछे की तरफ नहीं जाते, आप बेटा आगे की तरफ जाते हो। क्यों? क्योंकि जितना एक्शन से आपने अर्थ को पीछे धकेला उतने ही रिएक्शन से अर्थ ने आपको धकाया। आगे की तरफ फेंका। ये बातें क्लियर हो रही हैं? तो इसीलिए Yes, आज sir. की बात क्या ध्यान रखोगे कि अगर कभी भी किसी भी बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मूवमेंट हो रहा है तो हमेशा किसकी वजह से होता है? न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से। बहुत सारी चीजें, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ भी सब समझाएंगे धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फ्रिक्शनल था बेटा, ये देखो ध्यान से, ये फ्रिक्शनल हमने फोर्स क्यों बोला? क्योंकि जो फोर्स है उसका अपना एक मैग्नीट्यूड होगा, तुम्हारा उसका एक मैग्नीट्यूड होगा। ये जो एटमॉस्फेरिक मेरे ऊपर एक फोर्स लग रहा है, हालांकि एटमॉस्फेयर के सेंस में हम प्रेशर यूज करते हैं, फोर्स नहीं यूज करते, है ना। एयर के सेंस में हम फोर्स यूज कर लेते हैं कई बार। तो जो एयर का जो फोर्स है वो बेटा उसका जो मैग्नीट्यूड है और जो मेरा फ्रिक्शन है वो जो है वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा ना, तभी तो मैं रुका हुआ हूँ नॉर्मल कंडीशन पे। बताइए, ये देखो ये माउस इस समय यहाँ पे टिका हुआ है, तो इसके ऊपर इस समय बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन ये माउस अभी भी अपनी कंडीशन में। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जितने भी इस समय एयर जो फोर्स लगा रही है उसको बैलेंस कौन कर रहा है? ये वो वाला फ्रिक्शनल फोर्स जो मेरे हाथ और इसके कांटेक्ट में है, वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसको क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है, ठीक है। सर जैसे अगर हम माउस को फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो सर ये उस फोर्स को कम करके ये माउस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो रहा है। माउस का मैग्नीट्यूड नहीं, जो आप फोर्स लगा रहे हो बेटा, आप देखो ये मैंने उठाया, मैंने इसको एकदम से ऐसे देखो फोर्स लगाया, अब जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा रहा तो ये आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसको जो फ्रिक्शनल फोर्स रोक रहा था, अब मैंने उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो ये आगे बढ़ गया। और सर हम चल रहे हैं, हम खड़े तो हुए जब हैं, चल रहे हैं तो जब हम चलते हैं तो जब हम जितने फोर्स से, जितने पुल से हम जितने पुश से हम अर्थ को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, ठीक है, वो फ्रिक्शनल फोर्स से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम आगे चले जाते हैं। और आगे जाने का मेन रीजन क्या है? अर्थ का रिएक्शन आगे लेकर जाता है आपको। देखो दो बात होती है, प्लीज समझो इस बात को। चलने के लिए मतलब मूवमेंट के लिए आपको फ्रिक्शनल फोर्स को बेटा ओवरकम करना पड़ेगा, मतलब आपको अपने फोर्स को उतना ज्यादा करना पड़ेगा कि आप क्या कर पाओ? आप फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा मैग्नीट्यूड क्रिएट कर पाओ। ये बात हो गई। अब आप चल मतलब आपने ये जो पीछे की तरफ मूवमेंट करा, उस मूवमेंट के लिए, उस मूवमेंट को करने के लिए आपको फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स चाहिए। लेकिन आप आगे जो बढ़ रहे हो, वो आगे बढ़ना वो आपके फोर्स की वजह से नहीं है, वो आगे बढ़ना अर्थ के रिएक्शन की वजह से। समझ में आया? यस सर। जी, तो फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के बाद आप आगे बढ़ने के लिए कैपेबल हो रहे हो, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ाने में जो मेन हेल्प कर रहा है वो आपको न्यूटन के थर्ड लॉ का एक्शन का रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि आपने एक्शन पीछे की तरफ लगाई और उसका रिएक्शन आपको आगे की तरफ। क्लियर है? यस सर। तो इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स को भी क्या बोलते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि वो फोर्स है तो उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि फ्रिक्शन हमेशा क्या होगा? मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। दोनों चीजें आ जाएंगी उसमें। आगे देखो, इट इज मेजर्ड इन द एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन। फोर्स को किसमें मेजर करते हैं?
Newton. न्यूटन It is represented by the symbol एफ आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फटाफट, धीरे धीरे बहुत सारी चीज सीखोगे, डोंट वरी। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं बेटा इफेक्ट्स की, ध्यान से देखो। इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, अगर कभी हमारी बॉडी पे या अगर हम कभी किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो उससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं बॉडी पे, एक बार उनको देख लेते हैं। शाबाश, देखो ध्यान से। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी, ये बॉडी की स्पीड को क्या कर सकती है बेटा? चेंज। अभी ये माउस मेरे पास यहाँ पर ऐसे टिका हुआ है, इसकी स्पीड इस समय पे 0 kmph। 0, तो अगर 0 kmph है यहाँ पे, जैसे मैंने इसको फोर्स लगा दिया तो कुछ तो बढ़ गई होगी। यस सर। अब ये बॉडी मूवमेंट में आ गई, यस सर। तो बेटा क्या हो गया? बस चेंज हो गई। ठीक है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। ये क्या कर सकती है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स को भी क्या कर सकती है बेटा? चेंज कर सकती है ना। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैसे? मान लो कि एक बच्चा ऐसे भाग रहा था, मान लो एक बच्चा ऐसे ऐसे से भाग रहा था जोर से, मैं एकदम से आया, मैंने एकदम से उसको धक्का दिया, मतलब इधर की तरफ धक्का दिया। देखो इस पर समझो कि जो बच्चा था वो ऐसे भाग रहा था, ठीक है, ऐसे भागते भागते ऐसे आ रहा था, इस तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा था, मैं इधर से आया, मैंने एकदम से इसको धक्का मारा, तो अब ये इधर की जगह ना गिर के इधर की तरफ जाके गिर जाएगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? यस सर। डायरेक्शन चेंज हो गई कि नहीं हो गई? यस सर हो गई। वो सब चीजें, तो लॉज ऑफ मोशंस तो लगेंगे ना बॉडी के ऊपर, वो तो हमेशा लगने हैं, ठीक है। अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन के लॉस को फॉलो करेगी, ठीक है। अगर रॉकेट ऊपर जा रहा है, देखो रॉकेट अगर ऊपर जा रहा है तो रॉकेट के ऊपर जाने का मेन रीजन क्या है? मेन रीजन दो हैं। एक तो है बेटा अनबैलेंस्ड फोर्सेस, पहला अनबैलेंस्ड फोर्सेस प्लस न्यूटन का थर्ड लॉ, ये दोनों रीजंस की वजह से रॉकेट बेटा ऊपर जाता है। अच्छा अनबैलेंस कैसे हुआ? मुझे कोई बताओ अनबैलेंस कैसे हुआ, बताओ जल्दी से, शाबाश। रॉकेट अगर बेटा ऊपर जा रहा है तो अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल कैसे हुआ? सर रॉकेट ज्यादा फोर्स लगा रहा है और एटमॉस्फेयर के हिसाब से कम फोर्स लगा रहा है रॉकेट, इसलिए अनबैलेंस फोर्स हुआ। नहीं बेटा, देखो सर क्योंकि रॉकेट की डायरेक्शन फिक्स है, वो तो फोर्स हुआ ना। अनबैलेंस्ड कैसे है वो बताओ? अनबैलेंस का मतलब वो जो रिजल्टेंट है वो जीरो ना हो, उसी को तो हम अनबैलेंस्ड बोलेंगे। रश्मि बताओ बेटा। सर क्योंकि रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बेटा ऊपर की तरफ जा रहा है तो डायरेक्शन फिक्स हुई, तो वो फोर्स हो गया, एक तरह से समझ में आता है, मतलब वेक्टर फोर्स लग गया, वेक्टर क्वांटिटी है। सर क्योंकि रॉकेट फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स नहीं कहना चाहिए, ठीक है, वो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। देखो समझो ध्यान से, ये क्या है? रॉकेट, ठीक है, ध्यान समझना, ये बेटा रॉकेट है। अब जब रॉकेट जाएगा ऊपर तो ये ऊपर जब जा रहा है तो बहुत फोर्स से जाएगा, जानते हो ना। ये वाला जो फोर्स होगा, मान लो अगर मैं इसको F1 मान लूं और इसको ऊपर लेकर जाने में रिस्पॉन्सिबल कौन है? F2। हाँ, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? फ्रिक्शन, वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स, थ्रस्ट फोर्स है। ये जो नीचे जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं, आपने देखा होगा जब भी रॉकेट जलता है तो पहले नीचे जलन, ये जलता है पूरा, फ्लेमेबल चीजें रहती हैं, कंबशन होता है फ्यूल का, और जब कंबशन होता है उसकी, और वो क्या करती है? कंबशन किसकी तरफ है? नीचे की तरफ हो रहा है। देखो कंबशन फोर्स बेटा कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ। कंबशन फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और जब नीचे की तरफ लग रहा है तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है, थर्ड वाला, कि नीचे की तरफ एक्शन हुई तो रिएक्शन कहाँ होगी? ऊपर की तरफ। ये रिएक्शन ऊपर की तरफ हुई और ऊपर रॉकेट जा रहा है। अच्छा देखो अब अनबैलेंस कैसे है वो समझो, अनबैलेंस कैसे बेटा वो समझो। F1 की जो वैल्यू होगी, F1 की जो वैल्यू होगी बेटा वो इस F2 से क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि अगर बराबर हो गई तो ऑब्वियसली बात है रॉकेट वहीं फट जाएगा, मूव ही नहीं करेगा। हाँ मूव ही नहीं करेगा, वही काम खराब हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर रॉकेट को ऊपर लेकर जाना है तो बेटा ऊपर लेके जाने वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए, बताओ। तो बेटा ऊपर लेके जाने वाला फोर्स कौन है? F1 की F2? F1। अगर F1 ज्यादा है तो क्या F1 माइनस F2 करने पे रिजल्टेंट जीरो हो सकता है कभी? कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी वो, अगर वैल्यू है रिजल्टेंट जीरो नहीं है तो बेटा फोर्स कौन सा? बैलेंस की अनबैलेंस्ड? सर अनबैलेंस। इसलिए मैंने कहा रॉकेट अगर ऊपर जा रहा है तो किसका एग्जांपल हुआ? अनबैलेंस फोर्स। सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से? यस सर। हाँ, क्योंकि अगर बैलेंस हो जाता बेटा तो फिर रॉकेट वहीं का वहीं खड़ा रहता, समझ रहे हो, कुछ मूवमेंट ही नहीं होती उसमें। अच्छा दूसरी बात क्या थी? न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे लगा? न्यूटन का थर्ड लॉ ऐसे लगा कि एग्जॉस्ट जो गैसेस है,
हाँ, इग्निशन या कंबशन के बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस प्रेशर लगा रही हैं वो नीचे की तरफ लगा रही हैं, वो एक्शन नीचे की तरफ है, तो रिएक्शन ऊपर की तरफ। रिएक्शन ऊपर की तरफ, इसलिए न्यूटन का थर्ड लॉ भी लगा। तो रॉकेट का मूवमेंट दो रीजन की वजह से, न्यूटन के थर्ड लॉ भी, और अगर मान लो उसमें आपसे डिटेल में ये पूछ ले कि न्यूटन के थर्ड लॉ के साथ साथ फोर्सेस कैसे लगे हुए हैं, तो अनबैलेंस्ड। बेटा एक बात साफ साफ सुन लो, ध्यान से सुन लो, कभी भी मोशन देख लेना, चुपचाप क्या टिक करके आ जाओगे, अनबैलेंस्ड। सिंपल सी बात है, क्योंकि मोशन जो है वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस का ही क्या है, रिजल्ट है, क्योंकि बैलेंस फोर्सेस कभी भी मोशन को आने नहीं देते। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. बेटा क्लियर है? यस सर। आपका नाम दशमी है? सॉरी सर। अरे कोई नहीं। Yes, sir. Clear है. सर मैंने 10 मिनट सुना। कोई नहीं, अरे मजाक कर रहा था। देखो, तो इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी, ये बात समझ में आ गई, बॉडी की स्पीड भी चेंज हो जाएगी। अच्छा, रॉकेट जब मूव करता है तो रॉकेट की स्पीड देखो हर टाइम पे चेंज हो रही होती है ना, क्योंकि उसका जो F1 है, जो ऊपर वाला फोर्स है, वो क्या है, वो हर टाइम पे चेंज हो रहा है, तो स्पीड भी चेंज हो रही है, ठीक है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स और लॉज ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, मैंने बता दिया। इट कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी। अच्छा, बॉडी के शेप को भी चेंज कर सकते हैं क्या? सर कर सकते हैं, पर उसके लिए फोर्स लगानी पड़ती है। अच्छा, सर फोर्स से बॉडी शेप चेंज हो जाएगी। ये जी आप बोल रहे हो ना? सर इलमान बोल रहा हूँ। विवान बोल रहे हो? ओके सॉरी बेटा। विवान एक एग्जांपल बता दो जल्दी से, शाबाश, सही चीज बता रहे हो, बट एक एग्जांपल बता दो। सर जैसे हम एक मेटल की रॉड को हैमर से हिट करते हैं तो वो फोर्स से वो बेंड हो जाती है। ठीक है। सर एग्जांपल ऑफ रबर बैंड। एग्जांपल ऑफ अ रबर बैंड। रबर बैंड, ठीक है, बट उसमें इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी भी तो होती है, वो मत करो। रबर बैंड वाला एग्जांपल मत करो। और कोई कोल्ड ड्रिंक पिएगा कोई? सर ग्लास मान सकते हो। अरे कोल्ड ड्रिंक पिएगा कोई? नो सर। मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास देखो ये कोका कोला का कैन दिख रहा है, मैंने पी ली, मैं कोल्ड ड्रिंक पी ली। अब मैं इस कोका कोला के कैन को ऐसे पकड़ के ऐसे क्रश कर दूंगा। सर वही कह रहा था मैं, ग्लास को कर सकते हैं। अगर मैंने क्रश कर दिया तो बेटा मैंने अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या करा, शेप चेंज कर दी। अभी इस बच्चे ने रॉड को बेंड करने वाला एग्जांपल दिया, वो भी बिल्कुल ठीक है, ओके। तो शेप भी चेंज हो जाती है। तो बेटा फोर्स तीन कांड करता है, ठीक है। एक तो शेप ऑफ अ बॉडी चेंज कर देता है, ये काम भी कर देगा और ये वाला काम भी कर देगा, ठीक है बेटा। सर बॉडी को स्टॉप भी तो कर देता है। बेटा बॉडी को स्टॉप भी तो कर देता है फोर्स। रॉन्ग सर नहीं सर, स्टॉप रोक देता है, रोक देता है। अरे बॉडी को स्टॉप करता है वो कौन, वो बैलेंस फोर्सेस का। सर बैलेंस फोर्स, फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल, वो तो है ही है, उसको तो करना ही करना यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार आप जल्दी से जो एक मात्र औपचारिकता रह गई, अब बैलेंस फोर्सेस की डेफिनेशन पढ़ना, बिकॉज आप बहुत ही अच्छे से चीजों को समझ चुके हो, तो उसको एक बार देख लो। बस पढ़ाना जरूरी तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ, वरना एप्लीकेशन तो बहुत अच्छे से समझा दी बैलेंस फोर्सेस की। देखो, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0, इट इज कॉल्ड एज बैलेंस फोर्सेस। बेटा ये रिजल्टेंट का मतलब वही जो F नेट आया था F1 और F2 को ऐड करने से, इसकी वैल्यू क्या निकली थी, 0। उसी रिजल्टेंट की बात हो रही है, ठीक है ना। हाँ, तो वो क्या हो गया, वो बैलेंस फोर्सेस। और बोला क्या जा रहा है, जैसे एग्जांपल देखो, जब ये टग एंड वॉर की जो गेम होती है, जो भी मैंने आपको ये दिखाई थी, जो रस्सी की पुलिंग हो रही थी, तो कौन सी एग्जांपल था, टग ऑफ टग एंड वॉर वॉर कहते हैं उसको। जी हाँ, रस्सी, जैसे मान लो 4 लोग इधर से खींच रहे हैं, 4 लोग इधर से खींच रहे हैं रस्सी को, उसको टग ऑफ वॉर बोलते हैं, सॉरी। तो व्हेन द फोर्स अप्लाइड बाय बोथ द टीम्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देन द रोप डज नॉट मूव इन आइदर साइड, है ना। जो रस्सी है वो किसी भी साइड में मूव नहीं करेगी। So this is due to the balance forces in which resultant of application comes out to be 0. अब मेरे ख्याल आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने ये क्या लिखा हुआ है। यस सर। यस सर, आ गया। बेटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस में डिफरेंस आ जाएगा, ये हो सकता है कि ऐसे ही पूछ ले। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा टग एंड वॉर, ये जो टग ऑफ वॉर का है, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और बेटा यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये देखो बेटा, यहाँ पर जो बैलेंस फोर्सेस आप यहाँ पर देख रहे हो, तो इसमें देखो, जैसे ये पर्सन बैठी हुई है, ये एक लेडी है जो कि बैठी हुई है, तो अगर ये लेडी बैठी हुई है तो बेटा ये क्या कर रही है, ये इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है ना, इसका वेट क्या लग रहा है, नीचे की तरफ। लेकिन बेटा एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, वो कहाँ पर है, ऊपर की तरफ। तो बेटा वो नॉर्मल, ये रेड वाली नॉर्मल रिएक्शन है और ये ग्रीन वाला बेटा वेट है। तो ये जो वेट होगा और ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगी, दोनों सेम होंगी, इसीलिए क्या हो जाएगा बेटा, ये
ये बैलेंस हो गए, बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स। जी हाँ, ये आपको दिख रहा है, ये ब्लॉक, ये देखो बेटा ब्लॉक का अपना एक वेट होगा जो कि कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। लेकिन ब्लॉक वेट के हमेशा ऑपोजिट कौन लगता ऊपर है? की तरफ। हाँ, ऊपर की नॉर्मल लगती है। फ्रिक्शनल नॉर्मल फोर्स। रिएक्शन बेटा ऊपर की तरफ हो गया। सर अगर ब्लॉक का वेट ज्यादा होगा वो नीचे गिर जाएगा तो वो अनबैलेंस हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो तो तब होगा ना जब आपने ये टेबल हटा दी हो। ओके। अगर टेबल ऊपर रखी हुई है तो फिर कैसे? इस समय जो ब्लॉक की मूवमेंट है ना वो सिर्फ या तो यहाँ हो सकती है, या तो यहाँ, या तो इस डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में, या फिर ये मिडिल में कहीं पे। सिर्फ ये 8 डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है इस समय। सर मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ब्लॉक का वेट बहुत ज्यादा होगा, हाँ, अगर वो नीचे गिर जाएगा तो उसे अनबैलेंस फोर्स कहेंगे ना, नीचे टूट के गिर जाएगा ये टेबल से। ये देखो माउस दिख रहा है? यस सर। आगे नीचे, तो जब ये नीचे आया तो ऑफ कोर्स ये बॉडी का जो वेट था वो नीचे, उसको ग्रेविटी उसको नीचे लेकर आ रही है, लेकिन जब ग्रेविटी उसको नीचे लेकर आ रही है ना तो उस समय जो वेट है उसका वो क्या है, वो ज्यादा हो गया, और रिएक्शन उतनी नहीं है कि इसको रोक पाए, इसको रोकने वाली रिएक्शन उतनी नहीं थी कि इसको रोक पाए। तो ऑफ कोर्स मैंने आप देखो सिंपल सी बात बेटा ये समझो ना यश, कि अगर कभी भी मूवमेंट हो रहा है तो वो किसकी वजह से होगा? अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से होगा। समझ रहे हो? कभी भी बैलेंस फोर्सेस मोशन को नहीं लेकर आते, क्योंकि बैलेंस फोर्सेस के केसेस में रिजल्टेंट जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर। चलो अब ये एक दो एग्जांपल्स और हैं, आप इसको आराम से पढ़िएगा। नेक्स्ट 4 बज गया, नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो रहा है, तो अब आपके पास बेटा ये पीपीटी है ना, पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया, आराम से पढ़िएगा। नेक्स्ट वाली क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे इन एग्जांपल्स से एक बार, ठीक है? तो बैलेंस अनबैलेंस भी अब आपको पता ही है, जिसमें रिजल्टेंट जीरो ना हो। जैसे ये देखो, ये बेटा 50 न्यूटन से खींच रहा है, ये पर्सन 30 न्यूटन से खींच रहा है, तो ऑफ कोर्स ये पर्सन इनकी तरफ जाएगा, तो ये अनबैलेंस्ड हो गया, ठीक है ना? ये बर्ड बेटा उड़ पा रही है, देखो ये बर्ड उड़ते उड़ते एकदम से नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे जब इसका वेट जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो बेटा W लग रहा है, और जब ये हवा में उड़ रही है तो हवा में इसका एक एयर फ्रिक्शन लग रहा होगा जो उसको रोकेगा नीचे जाने से। 16 न्यूटन। वो 16 न्यूटन है, तो ये भी अनबैलेंस्ड है, तो ये किसकी तरफ जाएगा? ज्यादा फोर्स की तरफ ये जाएगी, तो 25 न्यूटन की तरफ जाएगी, तो ये नीचे आ जाएगी बर्ड अपने आप। ये देखो बेटा रॉकेट, अभी बताया था रॉकेट का एग्जांपल। यस सर। बेटा 300 न्यूटन से रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका जो ये 100 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये बेटा अनबैलेंस्ड हो गया ना, तो ऊपर की तरफ चले जाएगा। ये देखो ये एक ब्लॉक है बेटा जिसमें नीचे यहाँ पे व्हील्स लगे हुए हैं, यहाँ पे 3 न्यूटन का है बेटा, यहाँ पे 8 न्यूटन लग रहे हैं, तो अगर 8 न्यूटन लग रहे हैं तो बॉडी मूवमेंट करने लगेगी और इस डायरेक्शन में मूव करेगी। क्लियर है? ये सारे के सारे एग्जांपल है बेटा। अब आपका काम ये है कि आप लोग क्या करोगे सभी बच्चे, ये पूरी की पूरी जो स्लाइड है बेटा उसको पढ़ोगे आप, एटलीस्ट बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस को जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपके लिए न्यूटन के पहले लॉ से, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है? उसके आगे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे न्यूटन के कितने लॉ है? क्या 3 न्यूटन के 3 लॉ है बस? क्या कह रहे हो? न्यूटन के कितने लॉ है टोटल? 3 लॉज हैं, 3 लॉज हैं, और ग्रेविटेशनल से रिलेटेड अलग लॉ हैं। देखो आपको क्या क्या पढ़ने हैं, 3 लॉ पढ़ोगे मोशन में न्यूटन के, ठीक है? इसके अलावा ग्रेविटी में ग्रेविटेशन से पढ़ोगे न्यूटन का, यहाँ पे लॉस पढ़ोगे, न्यूटन के लॉज हैं ये भी, ठीक है? हालांकि यहाँ पर मैं आपको गैलीलियो की बात भी बताऊंगा थोड़ी सी, ठीक है? गैलीलियो ने भी लॉस दिए थे कुछ, वो भी पढ़ाऊंगा। उसके बाद आप पढ़ोगे केपलर के लॉज, केपलर के प्लैनेट से रिलेटेड 3 लॉज होते हैं, वो भी आप पढ़ोगे, ठीक है? केपलर के, तो ये इतने सारे लॉस पढ़ने हैं आप, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा। अगर इस क्लास में 10th वाले बच्चे कुछ अगर आ चुके हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी मीटिंग को लीव करें, ठीक है? 4 बजे, अभी 4:05 पे आपकी फिर से क्लास लगाई जा रही है 10th वाले बच्चों की, तो आप लोग 10th वाले वहां पे आके ज्वाइन करें, ठीक है? ओके, थैंक यू क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगा होगा, सेशन समझ में आया होगा। यस सर। बाय सर। बाय सर। बेटा पढ़ना सभी, ठीक है? पीडीएफ ग्रुप में आ चुकी है आपके। गुड लक। ओके सर।